नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 27 लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, लेवल 1 और 2 दोनों के लिए उपयोगी है। और बता दूं कि एग्जाम में आपके पास सिर्फ 58 दिन शेष है। 58 दिन में से 4 दिन आप हटा दीजिए लास्ट वाले, तो 54 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और 4 दिन वापस हटा दीजिए, बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस 4 दिन आप जरूर हो जाओगे 50 दिन में। तो साथियों, यूं मान के चलो कि आपके पास 50 ही दिन बचे हुए हैं, तो बिल्कुल तैयारी आपकी जारी ही रहना चाहिए। बिल्कुल भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। सिर्फ और एक ही चीज अपने माइंड में होना चाहिए, और वो है पढ़ाई। पढ़ाई किस लिए? रीट करेक्ट करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। पहला क्वेश्चन है, नेहा अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्या किस अधिगम अक्षमता से संबंधित है? डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, दृष्टिबाधिता और डिस्प्रेक्सिया। तो मित्रों, राइट आंसर बताना है आपको। प्रश्न संख्या 1 में कौन सा आंसर सही रहेगा? तो देखिएगा, यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है। लिखने में कठिनाई होना डिसग्राफिया से संबंध है इसका। किससे है? डिसग्राफिया से। मित्रों, विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां आती है बच्चों के सामने? तो केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियां आती है, या केवल पठन से संबंधित चुनौतियां आती है, या केवल लेखन से संबंधित चुनौतियां आती है, या उपयुक्त सभी प्रकार की चुनौतियां भाषा शिक्षण की चुनौतियों के अंतर्गत आ जाती है? तो मित्रों देखिए, क्या व्याकरण संबंधित, पठन संबंधित, लेखन संबंधित सभी प्रकार की चुनौतियां आ जाती है। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। 30 से 35 छात्रों की कक्षा किस प्रकार उपयोगी होती है? नियंत्रण रखने में आसानी होती है, सभी को शिक्षक प्रेरित कर सकता है, छात्रों में मित्रता बढ़ती है और कक्षा में एकता बढ़ती है। तो साथियों, 30 से 35 जो छात्रों की एक कक्षा है, जिसमें छात्र संख्या कितनी है? 30 से 35। तो वहां पर नियंत्रण रखना, मित्रता बढ़ना, एकता बढ़ना, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है शिक्षक को सभी को प्रेरित कर सकता है। क्योंकि छात्रों की संख्या कम है, तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षक एक एक छात्र को प्रेरित कर सकता है। इसलिए दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन, दल शिक्षण में कुल कितने सोपान हैं? 2, 3, 4 या 5? दल शिक्षण में सोपानों की संख्या मैंने पहले भी बता रखी है कि दल शिक्षण में सोपानों की कुल 3 संख्या होती है साथियों। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। कुल सोपान अगर पूछे तो भाई 3 इसमें सोपान होते हैं। 3 ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन क्या है मित्रों? इकाई योजना का दोष है। तो जो दोष इकाई योजना का आपको लगता है कि ये दोष इकाई योजना का है, उसको बताना है मित्रों। देखिएगा, पहला विकल्प, इसमें ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में रखा जाता है। दूसरा विकल्प देखिएगा, शिक्षण की रूपरेखा प्रभावशाली ढंग से तैयार होती है। तीसरा विकल्प देखिएगा, इसमें समय अधिक लगता है। और चौथा विकल्प देखिएगा, वस्तु का संगठन क्रमबद्ध ढंग से होता है। तो मित्रों, जो दोष है, तो दोष की अगर हम बात करें तो अगर वस्तु का संगठन क्रमबद्ध ढंग से हो रहा है, तो फिर इसको दोष थोड़ी कह सकते, ये तो फिर गुण हो गया। शिक्षण की रूपरेखा यदि प्रभावशाली ढंग से तैयार हो रही है, तो इसको भी आप दोष नहीं कह सकते। इसमें ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में रखा जाएगा, मतलब अंश एक साथ पूर्ण इकाई की बात की जा रही है, तो फिर ये भी दोष नहीं रहेगा। बल्कि दोष क्या रहेगा? इसमें समय अधिक लगता है, ये इसका दोष है। क्योंकि इकाई योजना 7 दिनों तक भी चलती है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है। इकाई योजना के आधार पर दैनिक पाठ योजनाएं बनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 6 क्या है? दैनिक पाठ योजना का आधार है वार्षिक योजना, मासिक योजना, इकाई योजना और इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 5वें प्रश्न में ही बता दिया आपको। कैसे? अब मैंने लास्ट में कहा था इकाई योजना के आधार पर दैनिक पाठ योजनाएं बनाई जाती है। तो किसके आधार पर? इकाई योजना के आधार पर। क्योंकि इकाई योजना का मतलब यूं नहीं है कि भाई इकाई योजना से पढ़ा रहे हैं।
इकाई योजना से जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो भी दैनिक रूप से ही पढ़ाया जाता है। तो इकाई योजना पहले बनाई जाती है और उसके आधार पर ही दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण होता है साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, अनुदेशात्मक, निदानात्मक, सैद्धांतिक। तो मित्रों उपचारात्मक शिक्षण की यदि हम बात करें तो आप इसको निदानात्मक तो कह नहीं सकते, क्योंकि उपचारात्मक थोड़ी निदानात्मक होता है। ये आदेशात्मक भी नहीं होता है, सैद्धांतिक भी नहीं होता है, बल्कि ये एक प्रकार का अनुदेशात्मक कार्य है। इसमें अनुदेशन दिया जाता है छात्रों को। तो साथियों 7वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों के दौरान छात्रों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। यह कथन किसका है? कुप्पूस्वामी का, मुफात का, सिम्पसन का और ब्लूम का। तो मित्रों निदानात्मक परीक्षण से संबंधित उपरोक्त कथन की यदि हम बात करें तो ये कथन मुफात के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा क्या कहा गया है? मुफात के द्वारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों मुफात का ये कथन, इसलिए इसको भी आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता और तत्सम शब्दावली। तो मित्रों देखिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? उच्च प्राथमिक यूपीएससी स्तर की बात की जा रही है, लेखन क्षमता का आकलन करना है, किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व दोगे? आप एक अध्यापक हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का आकलन कर रहे हो लेखन क्षमता का, तो किसको? मिश्रित वाक्य संरचना कि बालक ने मिश्रित वाक्य कैसे लिखे हैं, वर्तनी अशुद्ध है या शुद्ध है, तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग कितना किया है, विचारों में मौलिकता है या नहीं है। तो साथियों सबसे बेस्ट विकल्प है विचारों की मौलिकता, क्योंकि विचारों की मौलिकता मतलब नवीनता, सृजनात्मकता भी आप इसको कह सकते हो। खुद के जो अंदर विचार है उनको मौलिक किस तरीके से, मौलिक रूप से छात्र बाहर निकाल रहा है, इस चीज का आपको सर्वाधिक महत्व देना पड़ेगा, इस चीज को, विचारों की मौलिकता। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न नंबर 9 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, प्रमाणीकृत परीक्षण। तो अधिक विश्वसनीय परीक्षणों की यदि हम बात करें तो सबसे विश्वसनीय परीक्षण माना जाता है प्रमाणीकृत परीक्षणों को। किसको? प्रमाणीकृत, जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती है उनके द्वारा जो परीक्षण बनाया जाता है वही होता है प्रमाणीकृत परीक्षण। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 10 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है साथियों कौन सा? बिंदु निर्धारण है, विषय निर्धारण है, समय है या उद्देश्य है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? उद्देश्य निर्धारण को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही पहले तो हम उद्देश्य निश्चित करते हैं कि हम बच्चों को ये चीजें पढ़ाएंगे तो इससे इस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो फिर हम शिक्षण कराते हैं, फिर चेक करते हैं कि उद्देश्य की सीमा तक प्राप्त हुए हैं और फिर मूल्यांकन उसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है उद्देश्य निर्धारण। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 11 में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। सीबीएसई ने किस वर्ष कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? वर्ष 2010-2011, वर्ष 2009-2010, वर्ष 2009 और वर्ष 2008। तो मित्रों सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है इसमें सीसीई वर्ष 2010-11 में लागू की थी। कब की थी? वर्ष 2010-11 में। विकल्प नंबर 1 सही है। ये तो रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था मित्रों। प्रश्न नंबर 12 में प्रथम विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कि बच्चों, एक तो होता है योगात्मक और एक होता है रचनात्मक। तो जो रचनात्मक आकलन है इसका सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो, कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो रचनात्मक आकलन है इसमें ये देखा जाता है कि बालकों का जो सृजनात्मक विकास है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, एक वाक्य क्या है?
कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। तो बिल्कुल प्रश्न कौन बनाएगा? बालक खुद बनाएगा प्रश्न। तो फिर ये रचनात्मक आकलन का बेस्ट तरीका है। मिश्रित वाक्य तो उसी में से छाटेंगे, मुहावरे भी उसी में से छाटेंगे, प्रश्नों के उत्तर भी उसी में से देंगे, लेकिन प्रश्न बनाएंगे तो वो खुद की तरफ से कुछ चीजें ऐड की जाएगी, इसलिए ये सबसे सही तरीका माना जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 13 में आपका प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 है, वह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी में देखना चाहता है कहलाते हैं। शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं, पाठ्यक्रम कहलाते हैं, अधिगम प्रक्रिया कहलाती है, या मूल्यांकन कहलाता है। तो देखिए, वह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी में देखना चाहता है, उसको हम मूल्यांकन नहीं कहेंगे। मूल्यांकन में तो देखा जाता है कि परिवर्तन है या नहीं, हम उसको कहेंगे शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य का मतलब मैंने अभी बताया था कि पहले निश्चित करेंगे कि छात्र में क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन आए हैं, मतलब यही है उद्देश्य निर्धारण। फिर उसी के अनुसार शिक्षण कराया जाएगा, फिर उसी के अनुसार मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं हुए। तो साथियों इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। अब देखेंगे अंतिम प्रश्न, 15 ही प्रश्न है साथियों इस टेस्ट में, तो बिल्कुल 15वें प्रश्न को भी जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, और बेल आइकन जरूर दबा ले। नए वीडियो के नोटिफिकेशन, जैसे आज ये वीडियो डाला है तो इस वीडियो का कई कम लोग देखेंगे क्योंकि ये टाइम सुबह में डालता हूँ, लेकिन अगर आपने बेल आइकन दबाया हुआ है तो फिर तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि भाई नया टेस्ट आया है मित्रों। तो चलिए प्रश्न नंबर 15, मॉडल का प्रयोग किया जाता है जहां, मॉडल का नाम सभी ने सुना होगा, कहाँ किया जाता है जहां वस्तु नहीं दिखाई जा सके, कक्षा को अनुशासित करना हो, भाषण देना हो, और उपयुक्त सभी। तो मित्रों मॉडल के प्रयोग की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि भाषण देते समय या अनुशासित करने के लिए मॉडल का प्रयोग करोगे, नहीं, बल्कि जहां पर आपको वस्तु नहीं आप खुद बच्चों को वस्तु नहीं दिखा सकते वहां पर मॉडल का प्रयोग कर सकते हो। जैसे हाथी के बारे में बच्चों को बता रहे हो तो फिर हाथी को थोड़ी आप कक्षा में लाओगे, बल्कि हाथी का मॉडल कक्षा में ला करके बच्चों को बता दोगे कि बेटा ऐसा होता है हाथी। तो जहां वो वस्तु को आप नहीं दिखा सकते वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडल का। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। तो आज के ये 15 क्वेश्चन पूरे हुए शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 27। याद रखिएगा 1 मार्च से मात्र 3 दिन बाद ही आपके मेगा टेस्ट आ रहे हैं। मेगा टेस्ट पूरे 150 प्रश्नों के दोनों लेवल के लिए, तो उनको जो बिल्कुल लगातार ज्वाइन करके रखिएगा एग्जाम तक, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का उनका शुल्क नहीं है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।